देखिए, सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा का अभी अगर देखेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, कब होगा, तो अभी कुछ इसका कहा नहीं जा सकता कि कब होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, लेकिन इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो बीएड, डीएड संघ वाले हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो कोचिंग संस्थाएं हैं, वो लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द ही शिक्षक भर्ती परीक्षा आपको दिखाई दे। शिक्षकों की कमी तो है पूरे छत्तीसगढ़ में, आप सभी को पता ही होगा, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा आगे चल के होगी ही, ये तो मान के चलिए आप। और युक्ति युक्तकरण जो था उसको स्थगित भी कर दिया गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज ही है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आगे चल के शिक्षक भर्ती परीक्षा मिले तो आप लोगों को, ये फाइनल है कि आगे चल के मिलेगी। अब उसमें कितना समय लगेगा इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तो कंफर्म है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा आगे चल के आपको मिलेगी ही। अब अगर सिलेबस पे बात करें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या है वर्तमान में, आगे चल के क्या हो सकता है, सीटेट का, सीजीटेट का सिलेबस क्या है, इन पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आइए देखिए, जैसा कि आप सभी को ये पता होगा कि व्यापम की अगर भर्ती परीक्षाओं की आप बात करेंगे, व्यापम की जो भर्ती परीक्षाएं हैं, व्यापम की जो भर्ती परीक्षाएं हैं, अगर मैं भर्ती परीक्षाओं की बात करूं तो व्यापम ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है अभी कि भर्ती परीक्षाओं में व्यापम जो है वो एक ही पेपर लेगा, 100 प्रश्नों का पेपर होगा, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। तो व्यापम ने ऐसा एक ट्रेंड ही सेट कर दिया है। आप लोगों ने पिछले 1 साल में लगभग जितने भी पेपर व्यापम के देखे होंगे, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं मैं, पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं। तो पिछले 1 साल में व्यापम ने जितने भी पेपर लिए हैं, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली है, सारी भर्ती परीक्षाओं में आपने देखा है कि एक ही पेपर हुआ है, 100 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर हुआ है, समय 2 घंटे का, सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिल रहा है और गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 माइनस हो रहा है। गलत उत्तर के लिए 0.25 माइनस हो रहा है। ये स्ट्रक्चर व्यापम ने सेट कर दिया है। जैसे पिछले साल जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, तो आप सभी शामिल भी हुए होंगे, तो पिछले साल जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी 10 जून 2023 को हुई थी। इसके बाद से जितनी भी भर्ती परीक्षाएं, इसके बाद से जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली हैं, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं। इसके बाद से व्यापम ने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं ली हैं, सारी भर्ती परीक्षाओं में आपने देखा है कि एक पेपर आया है, 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर हुआ है। 2 घंटे का समय दिया है, सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिला है और गलत उत्तर के लिए 1/4, कहने का मतलब 1 का 1/4 करेंगे आप तो 0.25 होता है। तो सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिला है और गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 माइनस हुआ है। अभी अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस देखेंगे 2023 तक जो है वो 150 प्रश्न वाला है, लेकिन आगे चल के ये तो कंफर्म मान लीजिए आप, आगे चल के कंफर्म ये मान लीजिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस आगे चल के आपको दिखाई देगा वो 100 प्रश्नों का ही दिखाई देगा। ये मान के चलिए, ऐसा होगा ही, ये तय है, मान के चलिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा इस साल हो जाए चाहे अगले साल हो जाए, शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाले समय में जो होगी उसमें 100 प्रश्न ही आपको दिखाई देंगे, 100 अंकों का होगा वो। जैसे अभी एडीईओ की बात चल रही थी कि एडीईओ का भी एग्जाम होने को है, तो वहां पर भी पिछले बार का जो एडीईओ का एग्जाम हुआ था वहां पर 150 प्रश्न पूछे गए थे, 150 अंकों के, लेकिन अब बोला जा रहा है 100 प्रश्नों का एक पैटर्न तैयार कर रहा है व्यापम। हॉस्टल अधीक्षक का पेपर आपने देखा अभी संडे को जो हुआ था, 2016 में और 2014 में जो एग्जाम हुआ था हॉस्टल वार्डन का, वहां पे 150 प्रश्न पूछे गए थे 150 अंकों के, लेकिन अभी 100 प्रश्न हो गए 100 अंकों के। समझ आ रहा है? मंडी में जो एग्जाम हुआ था अभी, कृषि मंडी वाला जो एग्जाम हुआ था 100 प्रश्नों का हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे जो सहकारिता का अपेक्स बैंक का एग्जाम हुआ था 100 प्रश्नों का हुआ था। तो व्यापम ने भर्ती परीक्षाओं का एक पैटर्न ही डिसाइड कर दिया है। व्यापम ने ये डिसाइड कर लिया है कि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम लेगा उसमें 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। व्यापम ने ये बता दिया है। तो फिलहाल अभी जो पैटर्न है शिक्षक भर्ती परीक्षा का आप देखेंगे तो 150 प्रश्नों का है, चाहे आप
सहायक शिक्षक की बात कर लें, चाहे आप शिक्षक की बात कर लें, 150 प्रश्न 150 अंक के हैं, लेकिन आगे चल के आपको एक नया पैटर्न दिखाई देगा ही 100 प्रश्नों का। टेट की बात करेंगे तो वो पात्रता परीक्षा है जो कि 150 प्रश्न की अभी हुई थी, आगे चल के भी 150 प्रश्न की होगी। और सीटेट का तो अपना अलग चलता ही है, 150 प्रश्न 150 अंक। भर्ती परीक्षाएं व्यापम जो भी लेगा वो 100 प्रश्नों की होंगी आगे चल के। अब 100 प्रश्नों में किसको कितना करेगा, क्या चेंजेस करेगा, वो देखने वाली बात होगी। 100 प्रश्नों में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा वो व्यापम आगे चल के आपको बता देगा। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है, बस वेटेज जिनका ज्यादा था उनको कम कर दिया जाता है। जैसे हॉस्टल वार्डन का आप अगर 2016 का कंपैरिजन करेंगे अभी जो 2024 में एग्जाम हुआ, तो आपको दिखेगा कि पहले कंप्यूटर 50 नंबर का था, उसको 30 नंबर का कर दिया। पहले छत्तीसगढ़ 20 नंबर का था, उसको 5 नंबर का कर दिया। लैंग्वेज 10 का था, उसको 5 का कर दिया, हिंदी और अंग्रेजी को। तो ऐसे जो वहां पे 50 का था, यहाँ पे 30 का हो गया, वहां पे 10 का था, यहाँ पे 5 का हो गया। ऐसे वेटेज को कम कर दिया है। मैथ्स का वेटेज को बढ़ा दिया था बस। ये थोड़ा सा आश्चर्य वाला बात था कि 2016 में आप वार्डन का एग्जाम को देखेंगे तो मैथ्स 20 प्रश्न पूछे गए थे 150 में, लेकिन इस बार 25 कर दिया, 100 में 25 कर दिया। थोड़ा सा आश्चर्य वाला बात ये था। तो अब शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्या क्या चेंजेस होगा वो आगे चल के देखेंगे अपन, व्यापम क्या करता है। अभी जो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं ये सिलेबस वर्तमान का है। 2023 में जो एग्जाम हुआ शिक्षक भर्ती परीक्षा का और 2019 में जो एग्जाम हुआ शिक्षक भर्ती परीक्षा का, वही सिलेबस है। तो एक ब्रीफ जानकारी मैं आपको सिलेबस की दे रहा हूं। मैं गणित विषय पूरा डील करूंगा आप लोग का। गणित विषय सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों में जितना भी आपका गणित है वो पूरा का पूरा गणित डील करूंगा मैं आप लोगों का। कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, सारी बातें समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सहायक शिक्षक, कितने लोग सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं? वर्ग 3 के लिए, और बाकी लोग वर्ग 2 के लिए हैं। दोनों के लिए कितने लोग हैं? जो वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों देंगे। देखिए वर्ग 3 का एक बार देख लीजिए, वर्ग 3 का एक ब्रीफ जानकारी आप देख लीजिए। वर्ग 3 की बात अगर करेंगे तो सब कंपलसरी था इसमें, सब कंपलसरी था, कुछ भी ऑप्शनल नहीं था इसमें, सब कंपलसरी था। तो सहायक शिक्षक 2023 में जो एग्जाम हुआ, 2019 में जो एग्जाम हुआ, 2019 में और 2023 में जो एग्जाम हुआ उसकी बात कर रहा हूं। तो 150 प्रश्न पूछे गए थे, 150 प्रश्न पूछे गए थे, 150 अंकों के थे। 150 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था, मतलब कुल 150 अंकों का पेपर था, जहां पर सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिला था और गलत उत्तर अगर आप टिक करेंगे तो आपका 0.25 माइनस हुआ था। गलत उत्तर के लिए 0.25 माइनस हुआ था। समय 3 घंटे का था, समय था 3 घंटे का। ऑब्जेक्टिव पेपर था, मतलब एमसीक्यूज टाइप का था। देखिए पहला जो सेक्शन था बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का था, 30 प्रश्न पूछे गए थे 30 अंकों के। दूसरा सेक्शन सामान्य हिंदी का 25 प्रश्न 25 अंकों के। तीसरा सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न 25 अंक। चौथा गणित जहां से 30 प्रश्न पूछे गए थे 30 अंकों के। पांचवा पर्यावरण अध्ययन जहां से 20 प्रश्न 20 अंकों के। छठवां कंप्यूटर जहां से 10 प्रश्न 10 अंकों के। और सातवां सामान्य ज्ञान जहां से 10 प्रश्न 10 अंक का पूछा गया था। सामान्य ज्ञान अपने आप में बहुत वृहद था क्योंकि सामान्य ज्ञान में बहुत सारी चीजें शामिल थी। जैसे सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास भी था, भारत का भूगोल भी, भारत की अर्थव्यवस्था, समझ आ रहा है, बहुत सारी चीजें, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो सामान्य ज्ञान अपने आप में बहुत वृहद है, वेटेज बहुत कम था, 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो एक ब्रीफ जानकारी अगर आप देखेंगे तो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई, सहायक शिक्षक की बात कर रहा हूं, वर्ग 3 की, 19 में और 23 में, तो ये स्ट्रक्चर था उसका। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जिसको सीडीपी बोलते हैं, 30 प्रश्न, हिंदी और अंग्रेजी से 25-25 प्रश्न, गणित से 30 प्रश्न, पर्यावरण से 20 प्रश्न और कंप्यूटर से 10, सामान्य ज्ञान से 10। ये था आपका सहायक शिक्षक का स्ट्रक्चर। अगर शिक्षक की बात करेंगे आप, मतलब वर्ग 2 की बात करेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वर्ग 2 की अगर बात करेंगे तो वर्ग 2 की अगर बात करते हैं तो पहला जो सेक्शन है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, देख सकते हैं 30 प्रश्न 30 अंक। इसके बाद देखेंगे तो सामान्य हिंदी जहां से 25 प्रश्न 25 अंक के पूछे गए। सामान्य अंग्रेजी जहां से 25 प्रश्न 25 अंक। ये वाला चेंज आपको दिखाई दे रहा है, गणित और विज्ञान मिला करके
30 प्रश्न पूछे गए। सहायक शिक्षक में यहां पर केवल गणित था, जबकि यहां पे गणित और विज्ञान मिला करके 30 प्रश्न आ गए हैं। यहां पे दूसरा चेंज आपको दिखाई दे रहा है, सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न, जबकि आप देखेंगे सहायक शिक्षक में पर्यावरण अध्ययन के 20 प्रश्न थे। उसके बाद ये दोनों सेम है, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान 10-10 प्रश्न। तो ये वर्ग 2 का स्ट्रक्चर था, मतलब शिक्षक का। सारे विषय कंपलसरी थे, यहां पे कुछ भी ऑप्शनल नहीं था, कुछ भी ऑप्शनल नहीं था। बार बार बोल रहा हूं, सारे कंपलसरी थे, मतलब आपको सभी कुछ अटेम्प्ट करना है। चाहे आप एसएसटी वाले सेक्शन से हो तो भी आपको गणित और विज्ञान बनाना पड़ेगा, अगर आप गणित और विज्ञान वाले सेक्शन से हैं तो भी आपको एसएसटी के सेक्शन को डील करना पड़ेगा। पूरा कंपलसरी था, इसमें कुछ ऑप्शनल नहीं था, जैसा कि टेट में होता है वैसा कुछ नहीं था। तो सहायक शिक्षक के लिए जो स्ट्रक्चर था देख सकते हैं 150 प्रश्नों का, वो ये था, और शिक्षक के लिए जो स्ट्रक्चर था 150 प्रश्नों का, वो ये था। अगर टेट की बात करेंगे, टेट की बात करें अगर, तो टेट में थोड़ा सा चेंज आता है। टेट की अगर बात करें, यहीं पे थोड़ा सा कंपेयर करना, आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर टेट की बात करूं मैं, सबसे पहले मैं सीजी टेट की बात करूं। सीजी टेट की अगर मैं बात करता हूं वर्ग 3 के लिए, सहायक शिक्षक के लिए, तो आप देखेंगे इसमें फिक्स चीजें हैं। पहला सीडीपी का पोर्शन है जहां से 30 प्रश्न आएगा 30 अंकों का। दूसरा हिंदी का पोर्शन है जहां से 30 प्रश्न आएगा 30 अंकों का। इसके बाद अंग्रेजी है जहां से 30 प्रश्न 30 अंकों का। इसके बाद आप देखेंगे तो गणित है, यहां से भी 30 प्रश्न 30 अंकों का। और इसके बाद देखेंगे तो पर्यावरण अध्ययन है, यहां से भी 30 प्रश्न 30 अंकों का। ये देखिए, ये है आपका सीजी टेट का पेपर 1, मतलब वर्ग 3 के लिए पात्रता परीक्षा जो होता है, सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण। सीटेट देखेंगे तो सीटेट भी सेम ऐसा ही है। आप सीटेट देखेंगे तो सीटेट का स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा ही है। अब अगर आप सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा और सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा को कंपेयर करेंगे तो लगभग सारी चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। सीडीपी पढ़ना पड़ रहा है, हिंदी पढ़ना पड़ रहा है आपको, अंग्रेजी भी यहां पे है, गणित भी यहां पे है, पर्यावरण भी यहां पे है। केवल एक्स्ट्रा में यहां पे क्या है, कंप्यूटर और जीएस है। समझ आ रहा है? अगर पात्रता परीक्षा से कंपेयर करेंगे आप भर्ती परीक्षा को, तो भर्ती परीक्षा में ये 2 सेक्शन एक्स्ट्रा हैं, कंप्यूटर का, सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये 2 सेक्शन एक्स्ट्रा चल रहा है। बाकी यहां पे 30 सीडीपी, वहां पे भी 30 सीडीपी, हिंदी 25, वहां 30, अंग्रेजी 25, वहां 30, गणित 30, वहां पे भी 30, पर्यावरण 20, वहां पे 30। ये 2 सेक्शन भर्ती परीक्षा में आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। अब अगर आप बात करेंगे शिक्षक के लिए, अगर शिक्षक के लिए कहने का मतलब वर्ग 2 के लिए बात करेंगे, तो ये तो भर्ती परीक्षा का स्ट्रक्चर हो गया। अगर सीजी टेट या सी टेट की बात करेंगे तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, यहां पे बहुत डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, सीडीपी के 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, हिंदी के 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, अंग्रेजी के 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद आपके लिए ऑप्शनल आ जाता है। ऑप्शनल बोलने का मतलब, अगर आप गणित और विज्ञान वाले सेक्शन से हैं, गणित और विज्ञान वाले से हैं, तो गणित और विज्ञान का 60 प्रश्न उठा लीजिए। अगर आप एसएसटी वाले सेक्शन से हैं तो एसएसटी का 60 प्रश्न उठा लीजिए आप। समझ आ रहा है? अब यहां पर समस्या क्या हो जाती है कि जो एसएसटी वाला है वो केवल एसएसटी को लेके चल रहा है, गणित और विज्ञान को छोड़ दे रहा है। लेकिन यहां पे गणित और विज्ञान का अच्छा खासा वेटेज है। समझ आ रहा है? देखो, वर्ग 3 वाले अभ्यर्थियों के लिए टेंशन की बात ही नहीं होती है, ध्यान से समझना। वर्ग 3 वाले अभ्यर्थियों के लिए टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वर्ग 3 में आप देखेंगे ना तो भर्ती परीक्षा और पात्रता परीक्षा दोनों में फिक्स चीजें हैं, कोई ऑप्शनल वाली बात ही नहीं है, फिक्स चीजें हैं। यहां पे आप देखेंगे भर्ती परीक्षा को तो सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, कंप्यूटर और जीएस सब फिक्स है, वेटेज देख सकते हैं। पात्रता परीक्षा देखेंगे तो यहां पे भी चीजें फिक्स हैं, सीडीपी कुछ ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है कि एसएसटी वालों को ये पढ़ना पड़ रहा है कि गणित और विज्ञान वालों को ये पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ग 3 में सब एकदम फिक्स है, कुछ ऑप्शनल नहीं है, ना भर्ती परीक्षा में ना पात्रता परीक्षा में। लेकिन वर्ग 2 वालों के लिए थोड़ा सा समस्या ये हो जाता है कि दोनों की कॉमन तैयारी करने में उनको समस्या आती है। समस्या क्या आ रही देखो, सीडीपी दोनों जगह पे है, हिंदी दोनों जगह पे है, अंग्रेजी दोनों जगह पे है।
अब एसएसटी वाले क्या करते हैं, जो पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो एसएसटी वाले केवल एसएसटी को पढ़ रहे हैं, गणित और विज्ञान को स्किप कर दे रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो यहां पर गणित और विज्ञान का वेटेज अच्छा है, 30 प्रश्नों का है। जो गणित और विज्ञान वाले हैं वो गणित और विज्ञान को लेकर चल रहे हैं, एसएसटी को स्किप कर दे रहे हैं। जबकि यहां पे एसएसटी का वेटेज देखेंगे तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? भर्ती परीक्षा में सब कुछ है। एसएसटी वाले को गणित और विज्ञान भी पढ़ना पड़ रहा है, गणित और विज्ञान वाले को एसएसटी भी पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन पात्रता परीक्षा में एसएसटी वाला केवल एसएसटी दे रहा है, गणित और विज्ञान वाला केवल गणित और विज्ञान दे रहा है। तो मेरा यह सुझाव है कि कॉमन तैयारी करिए। अभी कॉमन तैयारी, कॉमन मतलब सब कुछ पढ़िए, क्योंकि अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा का अभी डेट तो पता नहीं है आपको, डेट क्या, अभी तो महीना भी पता नहीं कौन से महीने में हो सकता है। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं सभी, और उम्मीद तो लग रही है। कल भी आए थे, जैसे अभी जो 21 तारीख को एक फिर से आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए कल फिर से आए थे, बीएड डीएड संघ वाले मिले थे मेरे साथ की। तो हम भी समर्थन कर ही रहे हैं, अपने ओर से जितने बच्चों को बोल सकते हैं उतने बच्चों को बोल रहे हैं, खुद पूरा समर्थन कर रहे हैं। तो आगे जाके भर्ती तो होगी, ये तो मान के चलिए। कब तक ऐसे ही बिना शिक्षकों के स्कूल चलेंगे? तो आगे जाके भर्तियां होंगी, और धीरे धीरे सरकार भी भर्तियां कर रही है। आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर के नए भर्तियों की बात चल रही है। अब पुराने भर्ती की क्या होगी उसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पुराना भर्ती क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन पुरानी भर्ती जो बस बचा है रिजल्ट देना उनका, बाकी तो हो ही गया उनका सब कुछ। नई भर्तियां आप देखेंगे तो 341 के आसपास कुछ पद निकले हैं फिर से सब इंस्पेक्टर के। गृह विभाग से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है और वित्त विभाग से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो वो पद कहीं ना कहीं आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे। आरआई पटवारी के पद आएंगे ही कंफर्म इस साल, ऐसा बोला जा रहा है। आरआई में बहुत सारे पद खाली है, पटवारियों के बहुत सारे पद खाली हैं, वो पद आपको देखने को मिलेंगे ही। एडीईओ का पद आने को है, आबकारी आरक्षक का पद आने को है, धीरे धीरे करके आएंगे पद। सरकार नई नई बनी थी, हो गया 7-8 महीना, अब थोड़ा सा ट्रैक पे आएंगी चीजें, आपको दिखेंगे पद। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आगे चल के आपको दिखेगी, ये गारंटीड है दिखेगी। ऐसे ही बिना शिक्षकों के स्कूल नहीं चल पाएंगे, तो आगे जाके दिखेगी ही शिक्षक भर्ती परीक्षा, और प्रेशर सरकार के ऊपर लगातार पड़ रहा है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी आगे जाके, लेकिन डेट अभी नहीं बता सकते आप, समय तो थोड़ा लगेगा इसमें। अब समय लगेगा तो अभी आपके पास मौका है कॉमन तैयारी करने का। कॉमन तैयारी मतलब आप सारे विषयों को पढ़िए, सारे विषयों को पढ़िए। और अगर आप केवल एसएसटी वाले हैं और एसएसटी को लेकर चलेंगे ना, गणित और विज्ञान को छोड़ देंगे, तो आपका व्यापम के दूसरे एग्जाम्स के लिए रास्ता वैसे ही बंद हो जाएगा। क्योंकि व्यापम के दूसरे एग्जाम्स बिना गणित और विज्ञान के नहीं निकलेंगे, खासकर गणित के बिना तो व्यापम के दूसरे एग्जाम्स निकल ही नहीं सकते। जैसे अभी हॉस्टल वार्डन का पेपर को देखिए, 100 में 25 प्रश्न आया था, जिसका 25 में 20-21 बना है, कंफर्म पोस्ट ले लेगा वो, कंफर्म पोस्ट ले लेगा वो। अगर आप एसएसटी नहीं पढ़ रहे हैं, गणित और विज्ञान को ही पढ़ रहे हैं, तो भी व्यापम के दूसरे एग्जाम्स में समस्या होगी। क्योंकि व्यापम के कोई भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए आप, आपको एसएसटी मिलेगा ही, जीएस मिलेगा ही, छत्तीसगढ़ जीएस भी मिलेगा और इंडियन जीएस भी मिलेगा ही आपको। तो अभी ज्यादा फायदा रहेगा कॉमन तैयारी करिए, कॉमन तैयारी करिए, कॉमन तैयारी करने का ही फायदा मिलेगा आपको। यह भी बात सामने आ रही थी कि अगर वर्ग 2 का एग्जाम हुआ तो विषयवार भर्ती होगी, यह भी बात सामने आ रही थी। शिक्षक का जो एग्जाम होगा, अगर विषयवार भर्ती हुई तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि गणित और विज्ञान वालों को पूरा पूरा गणित और विज्ञान ही हैंडल करना पड़े, एसएसटी वालों को पूरा पूरा एसएसटी ही हैंडल करना पड़े? या फिर हो सकता है कि पेपर ऐसे ही ले ले और भर्ती करते समय विषयवार भर्ती कर दे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, समझ आ रहा है? क्योंकि लोगों का कहना है कि वर्ग 2 का जो एग्जाम होगा, अगर विषयवार भर्ती हुई तो फिर वो टेट के जैसा पैटर्न रेडी कर देगा। वो टेट के जैसा पैटर्न रेडी करने का मतलब जो गणित और विज्ञान वाले बच्चे हैं वो गणित और विज्ञान ही देंगे, और जो एसएसटी वाले हैं वो एसएसटी ही देंगे। जैसा टेट का पैटर्न है वैसा कुछ पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारी अटकलें हैं, कुछ बोला नहीं जा सकता क्या होगा। कुछ विशेषज्ञों का ऐसा भी कहना है कि विषयवार भर्ती होगी तो भी कॉमन सिलेबस ही रहेगा, बस भर्ती करते समय विषयवार भर्ती कर देगा। तो बहुत सारी संभावना है, बहुत सारी बातें हैं। आप कॉमन तैयारी करिए। कॉमन तैयारी का मतलब लैंग्वेज को पकड़ के चलिए, सीडीपी को पकड़ के चलिए, मैथ्स को, साइंस को और जीएस को पकड़ के चलिए। जो भी होगा देखा जाएगा आगे, जो भी एग्जाम आएगा। और इतना बड़ा सिलेबस है शिक्षक भर्ती परीक्षा का, इसको अगर पढ़ के बैठे हो ना, जैसे बीच में भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का माहौल बना था कि फरवरी मार्च में ही हो जाएगा, इतना मतलब माहौल बन गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए तो टेट को ऑर्गेनाइज कराया गया था,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे बृजमोहन अग्रवाल जी के पास पहुंच गए थे कि हमारा टेट ही नहीं निकला है और शिक्षक भर्ती परीक्षा आप लेने वाले हो। तो उन्होंने व्यापम को बोला था कि टेट ऑर्गेनाइज कराओ, फिर टेट ऑर्गेनाइज हुआ था। तो टेट ऑर्गेनाइज ही इसीलिए हुआ था ताकि शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाला था, लेकिन ये शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ नहीं है। तो उस समय जो माहौल बना था तो बच्चे लग गए थे शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने, और मैक्सिमम बच्चे जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी किए थे ना, जनवरी फरवरी से लगे हुए थे, उनका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम बहुत शानदार गया है। बहुत सारे बच्चे मेरे से मिले रायपुर में भी, बिलासपुर में भी, जो लगातार जनवरी से जुड़े हुए थे शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में, उससे और पहले से जुड़े हुए थे, उनका वार्डन का एग्जाम बहुत शानदार गया है। क्योंकि इसमें क्या नहीं पढ़ना है, देखो आपको लैंग्वेज पूरा पढ़ना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। गणित तो इतना सारा है कि आप अभी सिलेबस दिखाऊंगा आपको, इतना गणित है कि इससे बाहर व्यापम के किसी भी एग्जाम में आपको गणित नहीं मिलने वाला है। तो हिंदी पूरा, अंग्रेजी पूरा, गणित और विज्ञान पूरा, इंडियन जीएस पूरा है, छत्तीसगढ़ जीएस पूरा है। इन दोनों को देखेंगे तो इसमें इंडियन जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। क्या छूट रहा है? कुछ नहीं छूटा। इवन बाल मनोविज्ञान जो था ना वार्डन में, वो इसी में समाहित था। आपको तो पूरा सीडीपी पढ़ना पड़ रहा है, वहां पे तो केवल बाल मनोविज्ञान था। तो हॉस्टल वार्डन में जो जो पूछा गया ना, सारा कुछ समाहित था इस सिलेबस में, सारा कुछ समाहित था। तो तैयारी करिए, अभी आप छोड़ दीजिए कि वैकेंसी कब आ रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस ऐसा है कि आप इसको कंप्लीट कर लिए तो बहुत सारे एग्जाम्स के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्स के रास्ते खुलेंगे आपके लिए। गणित पूरा हो जाएगा आपका, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, हिंदी पूरा हो जाएगा, अंग्रेजी पूरा हो जाएगा, इंडियन जीएस पूरा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जीएस पूरा हो जाएगा, कंप्यूटर पूरा हो जाएगा, इवन सीडीपी पूरा हो जाएगा आपका, कुछ बचता ही नहीं पढ़ने को। तो मैं गणित विषय को डील करूंगा। फिलहाल देख लीजिए गणित का वेटेज कितना कितना है। आप सहायक शिक्षक में 30 प्रश्न आएगा। टेट की बात करेंगे, सहायक शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें भी 30 प्रश्न है, सीजी टेट में भी और सी टेट में भी। इसके बाद अगर मैं बात करूं वर्ग 2 की, अभी जो सिलेबस है उसमें 15 प्रश्न आएगा गणित का, 30 में 15 गणित है, 15 विज्ञान है। टेट की बात करेंगे तो गणित का 30 प्रश्न रहेगा, विज्ञान का 30 रहेगा। अच्छा, गणित और विज्ञान वाले कितने हो जो वर्ग 2 के हो? गणित और विज्ञान वाले मैक्सिमम गणित और विज्ञान वाले ही हो क्या? एसएसटी वाला कौन है? तो फिर 4-5 लोग एसएसटी वाले हैं। ठीक, चलिए तो गणित का पूरा सिलेबस को डिस्कस करेंगे, गणित कैसे पढ़ना है, क्या करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो सहायक शिक्षक का गणित है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है सिलेबस में। सहायक शिक्षक का जो 30 अंक का गणित है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, सिलेबस को देख लीजिए एक बार, इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए सहायक शिक्षक में क्या क्या लिखा हुआ है। इकाई 1 और इकाई 2 जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा गणित का पेडागोजी है, गणित का शिक्षण शास्त्र बोलते हैं इसको। तो इकाई 1 और इकाई 2 पूरा गणित का शिक्षण शास्त्र है, गणित का पेडागोजी। अब लेकिन ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात है कि 2023 में एक भी प्रश्न नहीं बना था यहां से। आप दिए होंगे, सहायक शिक्षक भी दिए होंगे, शिक्षक भी दिए होंगे, तो गणित के पेडागोजी से इवन हिंदी का पेडागोजी, अंग्रेजी का पेडागोजी, कहीं से प्रश्न नहीं बना था। पूरे 30 के 30 प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे, पूरे 30 के 30 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे, और यही बच्चों के लिए थोड़ा घातक भी हो गया था। बच्चों को लगा था कि टाइम मैनेज हो जाएगा क्योंकि 30 में से 10-12 प्रश्न गणित के पेडागोजी से आएंगे, लेकिन एक भी प्रश्न नहीं आया। भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं 2023 के, एक भी प्रश्न नहीं आया यहां से, जबकि जनरली आप देखेंगे तो 2019 में 12-13 प्रश्न बने थे 30 में से, और जनरली बनते भी हैं 12 प्रश्न के आसपास गणित के पेडागोजी से बनते हैं। लेकिन 2023 में जो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ, एक भी प्रश्न नहीं आया था, एक भी नहीं आया था। ये 2 सेक्शन से, इकाई 1 और इकाई 2 से। तो गणित का पेडागोजी है, गणित का पेडागोजी का मतलब गणित का शिक्षण शास्त्र। इसमें पढ़ते हैं गणित क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, अलग अलग गणितज्ञों ने गणित के बारे में क्या कहा है, गणित कैसे सीखा जाता है, गणित कैसे सिखाया जाता है, सीखने की अलग अलग विधियां होती हैं, उन विधियों को पढ़ते हैं। आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, समझ आ रहा है। अलग अलग मॉडल होते हैं, बैंकिंग मॉडल होता है, समझ आ रहा है, रचनात्मक मॉडल होता है, प्रोग्रामिंग मॉडल होता है, बहुत सारी चीजें हैं, पूरा थ्योरी सेक्शन है। लेकिन समझेंगे इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ इसको सीखेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो ये पूरा का पूरा गणित का शिक्षण शास्त्र है, मतलब थ्योरी पोर्शन है, लेकिन इसको थोड़ा व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो आगे चल के पढ़ेंगे इसको, गणित के अलग अलग मॉडल पढ़ते हैं इसमें, गणित की अलग अलग विधियां पढ़ते हैं इसमें,
गणित के बारे में अलग अलग गणितज्ञों ने क्या कहा, गणित किसको बोलते हैं, गणित की प्रकृति क्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं। थ्योरी पोर्शन है। अच्छा, यही चीजें आप कहीं ना कहीं सीडीपी में भी पढ़ते हैं। सीडीपी में भी तो आगमन पद्धति पढ़ते हैं, क्या होता है, निगमन पद्धति पढ़ते हैं। हिंदी में भी वही चीजें पढ़ते हैं आप, बस यहां पे एग्जाम्पल अपन गणित के लेंगे, समझने में और आसानी होगी। जैसे आगमन पद्धति के बारे में क्या जानते हैं, सुने हैं आगमन क्या होता है, क्या जानते हैं आगमन के बारे में? उदाहरण से नियम की ओर, तो इसको समझना और आसान है, इसको गणित में समझना और आसान है। जैसे आपने प्रतिशत पढ़ा है, आपने प्रतिशत पढ़ा है, मतलब प्रतिशत के तथ्य आपको पता है, प्रतिशत के बेसिक कंसेप्ट आपको पता है। अब यहां से आपने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि मैंने 1000 रुपया आपसे उधारी लिया है 10% वार्षिक दर पर। मान लीजिए मैंने आपसे 1000 रुपया उधारी लिया है 10% वार्षिक दर पर। 10% वार्षिक दर का मतलब क्या, एक वर्ष में इंटरेस्ट कितना बनेगा, 10%। यही तो हुआ, मैंने आपसे 1000 रुपया उधारी लिया 10% वार्षिक दर पर, इसका मतलब एक साल में इंटरेस्ट कितना बनता है, 10%। तो मैं आपको एक साल में कितना इंटरेस्ट परसेंट, यही तो होगा ना, मैं आपको एक साल में इतना ही तो इंटरेस्ट दूंगा, 1000 का 10%। 10% किसका, 1000 का। तो 1000 रुपया अगर मैंने आपसे उधारी लिया 10% वार्षिक दर पर, तो एक साल में कितना ब्याज बन रहा है, 1000 गुणा 10/100, 100 रुपया आएगा। एक साल में इतना ब्याज बन रहा है। अगर 2 साल के लिए मैंने आपसे पैसा लिया तो मल्टीप्लाइड बाई कितना कर दूंगा, 2, ये हो गया 2 साल का ब्याज। अगर 9 साल के लिए मैंने आपसे पैसा लिया तो मल्टीप्लाइड बाई कितना कर दूंगा, 9, तो ये क्या हो गया, 9 साल का ब्याज। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, जहां पे समय हमेशा किसमें होगा, वर्ष में। क्यों वर्ष में, क्योंकि ये एक वर्ष का ब्याज है, समझ आ रहा है। आप देखेंगे तो ये जो है इतना सेक्शन जो है ये एक वर्ष का ब्याज है, इसीलिए मल्टीप्लाई जिससे करूंगा वो भी किसमें होना चाहिए, वर्ष में। तो मैंने साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला बना दिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। कहने का मतलब उदाहरण तथ्यों का यूज करके मैंने एक नियम, एक सूत्र बनाया, इसी को कौन सा पद्धति बोल देंगे, आगमन पद्धति बोल देंगे। समझ आ रहा है, मुझे परसेंटेज का नॉलेज था, प्रतिशत का बेसिक मुझे पता था। तो 1000 रुपया मैंने आपसे उधारी लिया था 10% वार्षिक दर पर, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, 1000 का 10%, ये देखो 1000 गुणा 10/100, ये एक साल का इंटरेस्ट बना। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो 3 साल का इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई किया 9 से तो 9 साल का इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला बना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। कहने का मतलब उदाहरणों तथ्यों का यूज करके मैं एक नियम, एक सूत्र की ओर बढ़ा, इसी पद्धति को क्या बोलेंगे, आगमन। दूसरा पद्धति क्या है, जैसे मैं साधारण ब्याज आपको पढ़ाने आया, मैं सीधे बोला साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला लिखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। सीधे मैंने बोला एक फॉर्मूला लिखो साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। चलो पहला प्रश्न लिखो, दूसरा प्रश्न लिखो, ऐसा चालू हो गया मैं। तो ये कौन सा पद्धति हो गया, निगमन। समझ आ रहा है, सूत्र से कहां, उदाहरण की ओर जा रहा हूं। अब ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्थायित्व कौन प्रदान करेगा, आगमन। आगमन में मेहनत ज्यादा है, आपने अपने तथ्यों का, आपने अपने अनुभवों का यूज करके सूत्र को बनाया है, नियम को बनाया है, तो ज्यादा स्थायित्व कौन प्रदान करेगा, आगमन। समझ आ रहा है, ज्यादा स्थायित्व मतलब ज्यादा लंबे समय तक कौन याद रहेगा, आगमन पद्धति याद रहेगा। रटने पर आधारित पद्धति ज्यादा कौन सा है, निगमन। वर्तमान की शिक्षण प्रणाली कौन सी पद्धति पर चलती है, बताओ, वर्तमान की शिक्षण प्रणाली कौन सी पद्धति पर चलती है, निगमन बोलते हैं इसका आंसर। समझ आ रहा है, स्कूलों में या कॉलेजेस में या फिर कहीं पे भी देखेंगे तो वर्तमान की जो शिक्षण प्रणाली है उसको आंसर क्या टिक करते हैं, निगमन। लेकिन ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्थायित्व प्रदान करता है आगमन। वैज्ञानिक विधि कौन सी है, आगमन। रिसर्च कर रहे हैं आप, खोज कर रहे हैं फॉर्मूला की, ऐसे समझना होगा। बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान है, समझ आ रहा है। तो ये सब पढ़ेंगे आगे चल के अपन। वैसे ही मॉडल होते हैं अलग अलग, बैंकिंग मॉडल होता है, क्या जानते हैं बैंकिंग मॉडल के बारे में, बैंकिंग मॉडल के बारे में क्या जानते हैं, बैंकिंग मॉडल 3 मॉडल पढ़े होंगे। बैंकिंग मॉडल हो गया आपका
प्रोग्रामिंग मॉडल हो गया और रचनात्मक मॉडल हो गया। बैंकिंग मॉडल क्या होता है? अच्छा, बैंक के बारे में क्या जानते हो आप? वहीं से नाम पड़ा है बैंकिंग मॉडल। बैंक के बारे में क्या जानते हो? बैंक में पैसा रख दिए, आवश्यकता पड़ा तो निकाल लिए। उसी प्रकार बैंकिंग मॉडल का मतलब आप चीजों को रट लिए और अपने दिमाग रूपी बैंक में जमा कर लिए, आवश्यकता पड़ा तो उगल दिए पूरे को। समझ आ रहा है? तो यहीं से बैंकिंग मॉडल इसका नाम रखा गया। सीखना यानी रटना, इसी को तो बोलते हैं बैंकिंग मॉडल। सीखना यानी रटना, आपने रट लिया और अपने दिमाग में चीजों को डाल दिया है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, आवश्यकता पड़ता तो निकाल लेते हैं, उसी को तो बैंक बोल रहे हैं। तो वैसे ही बैंकिंग मॉडल का मतलब आपने चीजों को रट लिया, मैंने जो जो पढ़ाया सबको रट लिया, अगले दिन आके आपने वैसे ही पूरा सुना दिया मुझे, इसी को बोलेंगे बैंकिंग मॉडल। तो बैंकिंग मॉडल के तहत सीखा जाता है, सीखना यानी रटना। प्रोग्रामिंग मॉडल का मतलब क्या? चरण दर चरण ऐसे आगे बढ़ना। रचनात्मक मॉडल का मतलब खुद से कहीं ना कहीं चीजों को सीखना, खुद के अनुभवों से सीखना। तो सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत आसान है यार। थोड़ा सा व्यवहारिक एग्जाम्पल लेंगे अपन। अमूर्त अवधारणा क्या होती है? मूर्त अवधारणा क्या होती है? मूर्त का मतलब क्या? जिसको आप भौतिक रूप से छू सको, भौतिक रूप से जिसका अनुभव कर सको, वही क्या है? मूर्त। और अमूर्त क्या है? जो विचारधाराओं में है, वो क्या है? अमूर्त। जैसे उड़ान की मूर्त प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, उड़ान की मूर्त संपत्ति की बात करूं, तो क्या एग्जांपल दोगे? उड़ान की मूर्त संपत्तियां क्या हैं? ठीक, बिल्डिंग हो गई उड़ान की मूर्त संपत्ति। इसका भौतिक अनुभव कर तो रहे हो, आप बैठे हो यहीं पे आप। ये जो चेयर है, ये क्या है? उड़ान की मूर्त संपत्ति। बोर्ड है, टीवी है, कैमरा है, पंखा है, लाइट है। समझ आ रहा है? ये उड़ान की क्या है? मूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्ति क्या है? क्या? ज्ञान। ठीक, अमूर्त है उड़ान का नाम। समझ आ रहा है? उड़ान का नाम, जो उड़ान के नाम पे आप आए हैं, वो क्या? उड़ान की अमूर्त संपत्ति है। उसका भौतिक अनुभव कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे हो। अगर मेरे नाम से आप आ रहे हैं कोचिंग में, तो मेरा नाम उड़ान की क्या है? अमूर्त संपत्ति है। समझ आ रहा है? किसी फैकल्टी के नाम पे आप आ रहे हैं कि वो अच्छा पढ़ाता है, उस कोचिंग में वो फैकल्टी अच्छा पढ़ाता है, उससे ये पढ़ लो, उससे ये पढ़ लो, या उड़ान अपने आप में बहुत बेहतर कोचिंग है। तो उड़ान का जो नाम है ना, उड़ान जो ब्रांड नाम है उड़ान, वो क्या है? इसकी अमूर्त संपत्ति। उड़ान में अगर मेरे नाम पे बच्चे आ रहे हैं, तो मेरा नाम क्या है? उड़ान की अमूर्त संपत्ति है। समझ आ रहा है? ऐसे एग्जाम्पल से अपन समझेंगे पूरे गणित के पेडागोजी को। ये मैं एक ब्रीफ जानकारी आपको दे रहा हूं, क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने आप आए हो और आप अगर उस एग्जाम के सिलेबस से कैसे पढ़ना है उससे परिचित नहीं हो, तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं निकलता। इसलिए मैं पूरा एक लेक्चर आपको पूरे गणित के सिलेबस पे, गणित को कैसे पढ़ना है, इस पे बात करता हूं। तो ये दो सेक्शन जो हैं, इकाई 1 और इकाई 2, पूरा गणित का पेडागोजी है, गणित का शिक्षण शास्त्र। एकदम आराम से पढ़ेंगे, देखना ऐसे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे कि चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। स्टेटमेंट वाले प्रश्न आएंगे, आराम से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ये 2 इकाई हो गया। इसके बाद जो चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स वही सब हैं जो व्यापम के एग्जाम्स में रहते हैं या पीएससी के एग्जाम्स में रहते हैं। देख सकते हैं, दशमलव प्रणाली, डेसिमल का कन्वर्जन, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट को चेंज करना, अलग अलग जो राशियां होती हैं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, इनकी यूनिट पढ़ेंगे, उनके कन्वर्जन को समझेंगे अपन। इसके बाद संख्याएं, ये सब वही चैप्टर्स हैं। देखो, अलग अलग प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे इसमें। अभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उनको आरोही अवरोही क्रम में जमाने बोलेगा, उनका स्थानीय मान, जातीय मान पूछेगा। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, डेसिमल को कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे पूरा कि साधारण भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होता है। बार वाले प्रश्न बनते हैं इसमें इस प्रकार के, इसको पी बटे क्यू में कन्वर्ट करो, क्या आएगा। इसमें आरोही क्रम अवरोही क्रम में जमाने वाले प्रश्न आते हैं इस प्रकार के, इनको आरोही क्रम अवरोही क्रम में जमाओ। बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो ये सब वही चैप्टर्स हैं जो कि आप हमेशा व्यापम के एग्जाम में देखते आए हैं। वी बॉड मास रूल देख लीजिए, वर्गमूल निकालने की 2 विधि पढ़ेंगे, एक गुणनखंड विधि और एक पढ़ेंगे आप कहीं ना कहीं भाग विधि। एलसीएम और एचसीएफ, ये देखिए, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक, बहुत व्यापम का पसंदीदा चैप्टर है ये। औसत हो गया। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी चैप्टर्स मिलेंगे। प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, अनुपात समानुपात है, चाल समय दूरी है। इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स हैं, ये देखिए, एक एक नियम, समय कार्य है,
ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का सेक्शन आ जाता है, थोड़ा सा ज्योमेट्री का सेक्शन है, बहुत ज्यादा सेक्शन ज्योमेट्री का नहीं है इसमें, थोड़ा सा ज्योमेट्री का सेक्शन है इसमें, बस इतना है। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस जो है ये सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का है, और सेम यही सिलेबस सीजी टेट का जो सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका है, सेम यही सिलेबस। ये तो कम है, शिक्षक का देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, शिक्षक में कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। शिक्षक में आप देखेंगे तो गणित का वेटेज जो है ये 15 प्रश्नों का है और सीजी टेट में 30 प्रश्नों का। इसका सिलेबस देखिए क्या है, ये पूरा वही है गणित का पेडागोजी, जो वहां 1 और 2 था इकाई, उसको मर्ज करके पूरा पूरा एक इकाई बना दिया है, जो वहां 1 और 2 था उसको मर्ज करके पूरा एक इकाई बना दिया है, पूरा गणित का पेडागोजी। इसके बाद वही सब देखो, एक्स्ट्रा चीजें इसमें आ जाएंगी, घातांक और करनी, घातांक के जो नियम है वो सारे नियम कवर करने हैं, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, रैखिक समीकरण पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। श्रेणी आ गई इसमें, श्रेणी मतलब एपी और जीपी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए, ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आ गया, अनुपात और समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि भी है, चाल समय दूरी है, ये देखिए सारा कुछ इसमें कवर करना है। इसमें ज्योमेट्री का सेक्शन थोड़ा सा बढ़ गया, ये देखिए रेखा और कोण है, 2D आकृतियां पूरी है, कहने का मतलब त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, वृत्त भी है, त्रिभुजों की सर्वांग समता समरूपता भी है। 3D आकृतियों में भी आप देखेंगे तो घन है, घनाभ है, बेलन है, मतलब यहां पर थोड़ा सा ज्योमेट्री का सेक्शन बढ़ जाता है। इसके बाद खत्म नहीं हुआ, देखिए और भी है, सांख्यिकी है, इसमें पूरा का पूरा डीआई कवर करना है। डीआई का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या, जिसमें आप पाई चार्ट पढ़ते हैं, ये सब सुने होंगे ना, पाई चार्ट, बार ग्राफ, बार ग्राफ को बोलते हैं दंडालेख, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ को बोलते हैं लेखा चित्र, सारणियन, सारणियन को बोलते हैं टेबुलेशन। आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, जैसे पाई चार्ट का मतलब क्या, सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट कर दीजिए आप। बार ग्राफ का मतलब इस प्रकार से एक्स और वाई एक्सिस पे बार ग्राफ बना करके डेटा को रिप्रेजेंट कर दीजिए। लाइन ग्राफ का मतलब, लेखा चित्र का मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे लाइन ग्राफ बना के डेटा को रिप्रेजेंट कर दीजिए। सारणियन का मतलब टेबुलेशन के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये सब कुछ कवर करना है। इसके अलावा यहीं पे माध्य, माध्यिका और बहुलक को भी कवर करना है। ये पढ़े होंगे, मीन, मीडियन और मॉड बोलते हैं इसको, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर भी आ जाता है इसमें, रेंज बोलते हैं इसको। इतना सिलेबस है, अब इससे बाहर कुछ होता ही नहीं है। आप देखेंगे तो मैथ्स का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें सब कुछ समाहित है, कोई चैप्टर ऐसा नहीं जो छूटेगा इसमें। ये पूरा गणित का पेडागोजी, उसके बाद ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स आ जाएंगे, ज्योमेट्री का सेक्शन आ जाएगा और ये सांख्यिकी का चैप्टर आ जाएगा। इतना है, कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। वर्ग 2 का अगर आपने मैथ्स पढ़ लिया, वर्ग 2 का, वर्ग 2 के लिए अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो व्यापम का कोई भी एग्जाम का मैथ्स इससे बाहर नहीं है, सब कुछ समाहित है इसमें। ज्योमेट्री का सारा कुछ सेक्शन कवर करना पड़ता है। देखो, रेखा और कोण भी कवर करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार की रेखाएं, अलग अलग प्रकार के कोण, इसी में तो पढ़ते हैं पूरक कोण, संपूरक कोण, आया भी था अभी संडे को एग्जाम में, 2 प्रश्न आए थे वहां से। एकांतर अंतः कोण सुने ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सुने हैं सब, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये 3 प्रश्न आए थे अभी संडे को एग्जाम में। पूरक कोण, 2 कोणों का योग क्या होता है, 90, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इसको। संपूरक कोण, 2 कोणों का योग कितना, 180, सप्लीमेंट्री बोलते हैं इनको। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, ये देखिए ऐसा पढ़े होंगे बचपन में, इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, इसको बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये 3 एंगल बोला, 3 ठो प्रश्न आए थे संडे को, 25 में 3 प्रश्न तो यही थे, 3 प्रश्न यही थे। सिलेबस को पूरा कवर करना पड़ता है, प्रश्न टफ नहीं आते हैं, सिलेबस को पूरा कवर करना है। आधे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये एंगल्स क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, अगर पता है तो प्रश्न बहुत आसान था, ऑप्शन से ही चेक हो जा रहा था। कुछ नहीं पता है, केवल आपको ये पता होता कि 2 पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 2 ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसी को पूरक बोलते हैं, काम खत्म था। 2 ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है,
संपूरक बोलते हैं, काम खत्म था। एकांतर अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर की ओर, एकांतर मतलब प्रतिच्छेदी के विपरीत, इसी को बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, बराबर होते हैं ये। 3 प्रश्न यहीं से खत्म हो जाते। तो सिलेबस को कवर करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, पूरे सिलेबस को कवर नहीं करते, सिलेबस को ही कवर करना है, वहीं से प्रश्न आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। इतना सेक्शन है, इससे बाहर नहीं है कुछ। व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। पढ़ना कैसे है समझ लीजिए। स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, फिर संख्या को स्टार्ट करेंगे। पढ़ना कैसे है तो ध्यान से समझेंगे, नोट्स जो बनवाऊंगा उसको प्रॉपर बनाते चलिए, एक भी प्रश्न इससे बाहर से नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। अभी जो वार्डन का एग्जाम हुआ, आप बच्चों से पूछेगा, जो बैच चले हैं मैथ्स के सेपरेट बैच भी, या फिर क्लास में जो मैंने पढ़ाया है, इवन संडे को अगर आपने, संडे को या फिर मैंने एक दिन जो मैराथन लिया था अभी ज्योमेट्री का, ओपन था सभी के लिए वो, अभी 10 दिन 12 दिन पहले ज्योमेट्री का मैंने मैराथन लिया था वो, अगर उसको अटेंड किए होंगे ना आप में से कोई भी, तो 7-8 प्रश्न बने हैं ज्योमेट्री के, केवल मैराथन एक ही दिन के क्लास से 7 से 8 प्रश्न बने थे। उस दिन मैंने 10-11 घंटे की मैराथन क्लास ली थी बिलासपुर में ही, ऑफलाइन था वो, ओपन था सभी के लिए। 7 से 8 प्रश्न केवल उसी दिन के क्लास से बने हैं। तो व्यापम का दायरा मेरे को पता है कि व्यापम क्या पूछता है, कहां से पूछता है, इसीलिए नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। एक भी प्रश्न आपको नोट्स से बाहर नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा आपको। सारे प्रश्न नोट्स के अंतर्गत ही मिलेंगे, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलेगा। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट तो मिलेगा ही, हर 3-4 लेक्चर के बाद एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। बुक पढ़ेंगे कंफ्यूजन होता है, 1-1 हजार प्रश्न, 500-500 प्रश्न रहते हैं एक एक चैप्टर में, उतना आपको पढ़ना ही नहीं है। क्लास नोट्स में सफिशिएंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, प्लस प्रैक्टिस सेट इतना तैयार करिए, हर 3-4 लेक्चर के बाद एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, इतना तैयार कर लीजिए, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना पढ़ना है मैथ्स में। समझ आया सिलेबस क्या है, कितना सारा है, एक ब्रीफ जानकारी आपको कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा और टेट की परीक्षा के बारे में मिली है। कुछ प्रश्न है किसी का सिलेबस को लेके या फिर कुछ और तो पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फिर पहला चैप्टर, अगले 10 मिनट में जितना भी हो पाए देखेंगे उसको। वर्ग 1 का कौन सा विषय है आपका? वर्ग 1 का तैयारी कराने का सोच रहे हैं, भी एक बैच आगे जाके आ सकता है, लेकिन वो ऑनलाइन ही रहेगा केवल, अगर आया तो। बीच में चालू किए थे लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था मेरे को, बहुत सारे बैचेस हो गए थे तो समय नहीं मिल पाया था। वर्ग 1 का बहुत सारे बच्चे डिमांड किए थे, बहुत सारे बच्चे जुड़े भी थे उसमें, लेकिन समय नहीं मिल पाया था तो वो चलाया नहीं मैंने बैच को। कोशिश कर रहे हैं कि वर्ग 1 का भी जो मेन विषय है 2-3 उसके बैचेस लाएं। ये वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए है। और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। समझ आया सिलेबस क्या है? ये देखा जाएगा जो भी होगा, क्या करेगा इसमें देखते हैं। बहुत सारी बातें ऐसे कर देता है व्यापम जो समझ के परे है, जैसे वार्डन में मैथ्स को 20 से 25 करना समझ के परे था थोड़ा सा। 150 में तुम 20 नंबर का पूछ रहे हो यार, 100 में 25 नंबर करती है, तो ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात थी, थोड़ा समझ के परे था ये। छत्तीसगढ़ को तुम 20 नंबर का पूछे 150 में, 100 में 5 नंबर कर दिए, विलुप्ति कर दिए, हटाई दो उससे अच्छा तुम उसको। कहां 20 का था कहां 5 कर दिए, मैथ्स 20 का था 25 कर दिए, समझ नहीं आ रहा था ये क्या किया है। तो थोड़ा सा कुछ अलग अटपटा तो होगा ही। 100 प्रश्न में अगर सेट हुआ शिक्षक भर्ती परीक्षा तो देखने वाली बात होगी किसको कितना कर रहा है। हिंदी अंग्रेजी का वेटेज थोड़ा सा तो कम होगा, बहुत ज्यादा वेटेज है, व्यापम इतना नहीं रखेगा। हिंदी अंग्रेजी का वेटेज को व्यापम इतना नहीं रखेगा, थोड़ा कम तो करेगा, थोड़ा कम तो होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो 10 से 5 हो गया था, वार्डन में था 10 का पहले वेटेज, अब 5 हो गया था वो। हिंदी का भी 5 हो गया था, अंग्रेजी का भी 5 हो गया था। इतना बड़ा वेटेज मुझे नहीं लगता कि रखेगा हिंदी अंग्रेजी का। 25-25 प्रश्नों का जो वेटेज है भर्ती परीक्षा में, इतना वेटेज तो नहीं रखेगा जहां तक मुझे लग रहा है। 100 प्रश्नों में सेट हुआ तो 10-10 में पहुंच जाएगा ये, 10-10 में जहां तक संभावना है पहुंच जाएगा ये। बाकी देखने वाली बात होगी, सिलेबस यही रखेगा, बस ऊपर नीचे करेगा वेटेज को, इसीलिए पूरा तैयारी करके बैठ जाइए आप लोग। किसी का कुछ प्रश्न है तो बताइए। स्टार्ट करते हैं फिर। संख्या लिखिए, संख्या। नोट्स प्रॉपर बनाएंगे भाई, वरना समस्या होती है। समझ में पूरा आएगा, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, तो समझ में पूरा आएगा। बेसिक से ही तैयार कराऊंगा आपका, शॉर्टकट वगैरह पढ़ेंगे लेकिन बेसिक सीखने के बाद ही उस शॉर्टकट को देखेंगे आप। चलिए संख्या, इसको जानेंगे, संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, इसको जानेंगे अपन।
चलिए, आप लोग क्या जानते हैं संख्या के बारे में? क्या जानते हैं संख्या के बारे में? अच्छा, मैं बोलूं कि वर्गमूल 2 किस प्रकार की संख्या है, कुछ जानकारी मुझे बताओ, क्या बताओगे? स्क्वायर रूट 2 किस प्रकार की संख्या के अंतर्गत आता है? ये ऑनलाइन वाले बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बताइए। चलिए पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फीस वगैरह की बात करना है और ऑफिस में। वर्गमूल 2 किस प्रकार की संख्या के अंतर्गत आता है? कुछ तो जानते होंगे संख्या के बारे में। परिमेय या अपरिमेय? परिमेय मतलब रैशनल, अपरिमेय मतलब इरैशनल। इंग्लिश मीडियम वाला कोई है क्या इसमें? है तो मैं बीच बीच में टर्म्स को पूरे इंग्लिश में लिखवा दूंगा। अभी तक का सिलेबस तो पूरा हिंदी में ही था यार। समझ आया कुछ कि नहीं आया है? ठीक है, अब जो जो भी टॉपिक्स आएंगे ना, वो मैं बाइलिंगुअल बोल दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में बोलते जाऊंगा, उसको लिख लीजिएगा आप। रूट 2 के बारे में पूछ रहा था, क्या है ये, परिमेय की अपरिमेय? दो ही तो ऑप्शन है, बता दो कुछ ना कुछ तो यार। क्या है, परिमेय, अपरिमेय, रैशनल की रैशनल? अभी तो और भी टफ पूछने वाला था यार, इसी में मेरे को रिस्पॉन्स सही नहीं मिल पा रहा है। अपरिमेय है, बिल्कुल ऑनलाइन वाले बता रहे हैं, अपरिमेय, इरैशनल। क्यों है अपरिमेय? करणीय में है इसीलिए क्या? बताओ भाई, क्यों है अपरिमेय? परिमेय किसको बोलते हैं? अंश बटा हर के रूप में जिसे लिख सके, पी बटा क्यू के रूप में जिसे लिख सके, वही होता है परिमेय। ये पढ़े हो, रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओ, मतलब अंश बटा हर के रूप में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पाओ। चलो अच्छा, पाई बताओ तो, पाई क्या है, परिमेय की अपरिमेय? पाई परिमेय है कि अपरिमेय? पाई क्या है? पाई का वैल्यू कितना होता है? फिर तो ये परिमेय हो गया, लेकिन होता तो ये अपरिमेय है। पाई अपरिमेय होता है। 22/7 बोल रहे हो आप, पी बटा क्यू का रूप, अभी तो आप लोगों ने बोला कि जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख पाओ वो क्या है, परिमेय। लेकिन पाई तो अपरिमेय होता है। फिर क्यों पाई अपरिमेय होता है? बहुत सारी बातचीत है, छोटी छोटी बातें बचपन से बस आप पढ़ लिए हैं कि ये होता है, ये होता है, कारण कुछ नहीं पता है। और पाई का वैल्यू जो 22/7 आप पढ़े हैं ना बचपन से, 22/7 होता ही नहीं है। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, लगभग मान है। पाई का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है पता है? 3.14159, ऐसा कुछ होता है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू। समझ आ रहा है? 22/7 करोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, 22/7 करोगे तो ऐसा मिलेगा आपको 3.142857, 142857, 142857। 22/7 करने पर यह प्राप्त होता है, जबकि मैं पाई का एक्चुअल वैल्यू क्या बोल रहा हूं, 3.14159 ऐसे चलता है। इसी वैल्यू के आधार पर, इसी वैल्यू के आधार पे तो आप देखना नेट में सर्च करके, पाई दिवस, पाई डे मनाया जाता है, पाई डे। इसी वैल्यू के आधार पे हर साल 14 मार्च को, सुने हो क्या? 14 मार्च कहां से आ रहा है, समझ आ रहा है? 3.14, 14 और ये 3 से क्या है, मार्च, और 159 से क्या आता है, 1:59 पर, 1:59 पर। तो पाई दिवस का निर्धारण किया गया है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू से ही। 22/7 तो अप्रोक्सीमेट मान होता है, समझ आ रहा है, लगभग मान होता है। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है, इसीलिए इसको अपरिमेय में रखा गया है। इसके पीछे ऐसा क्या कहानी है कि अपरिमेय में रखा गया है? √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.41421356, ऐसा कुछ होता है सेट में। मैं तो दिया नहीं था उसको, मेरे को याद नहीं है ऐसा कुछ। तो पाई अपरिमेय ही होता है, पाई अपरिमेय ही होता है। तो कहानी समझाऊंगा पूरा, क्यों अपरिमेय संख्या में √2 को रखा गया है, √3 को रखा गया है, पाई को रखा गया, क्या खासियत है? ये देखो, इन वैल्यूज में कुछ ना कुछ खासियत छुपी है, वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या खासियत है इसमें, क्या खासियत है इसमें। कुछ ना कुछ खूबी तो है इन वैल्यूज में, जिसके वजह से इनको अपरिमेय में रखा गया है। समझ आ रहा है?
तो वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी आगे चल के, बहुत सारी बातें हैं। प्राकृत संख्या सबसे छोटी कौन सी है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, सबसे छोटा प्राकृत संख्या, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है ऑनलाइन वाले? एक होता है, एक होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर एक। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है? अनंत बोलेंगे क्या ऐसा? चलो लिखो, बहुत सारी बातचीत है, लिखो, थोड़ा सा पढ़ लो। बाकी आज मेरा उद्देश्य केवल सिलेबस से आप लोगों को परिचित कराना था। थोड़ा सा लिख लो, क्लासिफिकेशन को लिखवा देता हूं, बाकी एक एक संख्या के बारे में आपको जानकारी बताऊंगा। लिख लो, संख्या की परिभाषा लिख लो, सिंपल सी परिभाषा है, बहुत काम की नहीं है, लेकिन लिख लो। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स which are used for measuring, counting, etc. which are used for measuring, counting, etc. चलो, मापने और गिनने का मतलब क्या समझ आता है ये तो बताओ मुझे। मापना मतलब मेजरमेंट, गिनना मतलब काउंटिंग। चलो, मापने का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यवहारिक एग्जांपल बताइए, मापने का मतलब क्या? ठीक, एकदम व्यवहारिक चीजें ही हैं। मापने का मतलब जैसे चावल की मात्रा 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। मैं अपनी हाइट को मापूंगा, मापना। मैं अपने वेट को मापूंगा, मापना। रायपुर से बिलासपुर के डिस्टेंस को मापूंगा, मापना। चावल की मात्रा, पेट्रोल की मात्रा, ये सब क्या हो जाएगा? मापना। और गिनने का मतलब क्या? चेयर्स को गिनने बैठा, विद्यार्थियों की संख्या को गिनने बैठा, कितने बल्ब लगे हैं इनको गिनने बैठा, कितने पंखे लगे हैं इनको गिनने बैठा, तो ये क्या हो जाएगा? गिनना। समझ आ रहा है? मापना मतलब हाइट को मापना, वेट को मापना, डिस्टेंस को मापना, क्वांटिटी को मापना। गिनने का मतलब चेयर्स को गिनना, विद्यार्थियों की संख्या, पंखों की संख्या, बल्ब की संख्या, इनको गिनना, ये हो जाएगा गिनना। दोनों में खास डिफरेंस है, एक खास डिफरेंस है जो कि आगे बहुत काम आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? मापने में इस प्रकार की संख्याएं, कहने का मतलब दशमलव वाली संख्याएं, ये देखिए, मापने में ये जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, ये जो मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल, मापने में ये दशमलव वाली संख्याओं का यूज हो जाएगा, मापने में ये दशमलव वाली संख्याओं का यूज हो जाएगा, लेकिन गिनने में ये दशमलव वाली संख्याओं का यूज नहीं होगा। समझ आ रहा है? जैसे मापोगे तो 2.5 केजी बोलते हो ना आप, 2.5 सेंटीमीटर बोलते हो ना आप, 2.5 किलोमीटर बोलते हो आप। समझ आ रहा है? लेकिन गिनते समय ऐसा बोलते हो क्या 2.5 चेयर्स हैं, 3.6 चेयर्स हैं, 3.9 विद्यार्थी हैं, 9.1 विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो ये दशमलव वाली संख्याएं जो आप देख पा रहे हैं, डेसिमल में जो नंबर्स होंगे, दशमलव वाली जो संख्याएं होंगी, ये मापने में तो यूज हो जाएंगी, गिनने में यूज नहीं होंगी। आप डिस्टेंस को मापो ना, 3.67 किलोमीटर आ जाएगा, लेकिन गिनते समय ऐसा बोलोगे क्या 1 2 3 3.6, ऐसा नहीं बोलोगे। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2.5 3.67, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे आप। तो मापने में डेसिमल वाले नंबर्स का यूज हो जाएगा, लेकिन गिनने में डेसिमल वाले नंबर्स का यूज नहीं होगा। गिनने में केवल कैसे नंबर्स का यूज होगा? तो गिनने में केवल ऐसे नंबर्स का यूज होगा। तो ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ये गिनने में भी उपयोग में आएंगे और मापने में भी उपयोग में आएंगे, लेकिन ये वाले नंबर्स केवल और केवल मापने में उपयोग में आएंगे, गिनने में नहीं। तो ये एकदम सामान्य जानकारी बता रहा हूं, मापने और गिनने का मतलब क्या होता है।
तो संख्या की सिंपल सी परिभाषा है, बहुत काम की नहीं है, बस ध्यान रखिए संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। मापने का मतलब आपने समझा, गिनने का मतलब भी आपने समझा। ये नंबर्स मापने में यूज होंगे, गिनने में नहीं होंगे, जबकि ये नंबर्स मापने में और गिनने में दोनों में यूज हो जाएंगे। अब ये कौन से नंबर्स होते हैं, ये कौन से नंबर्स होते हैं, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है तो क्यों है, अपरिमेय है तो क्यों है, बहुत सारी बातचीत करेंगे। एकदम डिटेल्ड में बताऊंगा क्यों परिमेय परिमेय है और क्यों अपरिमेय अपरिमेय है, बहुत सारी बातचीत करेंगे अपन। अब मेन जो मुद्दे की बात है वो है संख्या का क्लासिफिकेशन। संख्या का क्लासिफिकेशन, संख्या का वर्गीकरण। तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मुख्यतः एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, एक वास्तविक और दूसरी काल्पनिक, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। एक और होता है लेकिन उसको आवश्यकता नहीं है समझने का। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि काल्पनिक संख्या ही आपके सिलेबस में नहीं है। सीजीपीएससी का एग्जाम उठा के देख लो, कहीं पे मिलेगा नहीं आपको। सीजी व्यापम का एग्जाम उठा के देख लो, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। आप वर्ग 2, वर्ग 3 का एग्जाम उठाइए, उसके सिलेबस को देखिए, कहीं पे काल्पनिक संख्या नहीं मिलेगा। वर्ग 1 में मिलेगा ये, वर्ग 1 में व्याख्याता का जो पेपर होता है वहां पर गणित में काल्पनिक संख्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 11th और 12th का पोर्शन है ये। तो आप जो वर्ग 3 का पेपर देंगे, वर्ग 2 का देंगे, आरआई, पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, जो सामान्य एग्जाम होते हैं, वहां पर कहीं पे काल्पनिक संख्या नहीं है। तो काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। फिर भी जान लीजिए किसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो जो केवल कल्पना में हो, जिसका सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो। नाम से क्लियर है, जो केवल कल्पना में हो, जिसका सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो। कैसे पहचानेंगे इसको? तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, तो इन संख्याओं को आप क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। इतनी ही जानकारी बस रखिए। होने को तो बहुत सारी बातचीत है। इनको आई के रूप में लिखा जाता है। आई का मतलब आयोटा, ऐसा कुछ पढ़े होंगे आप। आई का वैल्यू होता है √/-1। तो इनको आई के रूप में लिखा जाता है, जहां पे आई को बोलते हैं आयोटा या इमेजिनरी नंबर, जिसका वैल्यू होता है √/-1, वर्गमूल -1। वो सब छोड़ दीजिए, आपके सिलेबस में कुछ नहीं है। वो हायर मैथमेटिक्स मतलब 11th-12th का हो गया। वो व्याख्याता में पढ़ना पड़ता है उसको, वर्ग 2 और वर्ग 3 में नहीं पढ़ना है आपको। इतनी ही जानकारी बस रखिए। काल्पनिक संख्या मतलब जो केवल कल्पना में हो, जिसका सामान्य जीवन में, सामान्य जीवन का मतलब सामान्य जीवन जो अपन बोलचाल में अपन यूज करते हैं, वहां पर इन संख्याओं का कोई उपयोग नहीं होता है, इसीलिए इनको काल्पनिक बोला गया है। कैसे पहचानेंगे? तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में संख्याएं आई तो इनको बोलते हैं काल्पनिक। ऐसी कोई संख्या आपके सिलेबस में कहीं पे नहीं आएगी, ऐसी कोई संख्या सिलेबस में कहीं पे नहीं आने वाली है आपके। काल्पनिक को छोड़ दीजिए, जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है वो क्या है? वास्तविक, रियल नंबर। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय, मतलब रैशनल और इररैशनल। तो रियल नंबर दो टाइप का, रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर। अब एक बात यहां पे समझो, ये तो आपके सिलेबस में है नहीं। आपके सिलेबस में केवल क्या है? वास्तविक और वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय, ये दो प्रकार की। इसका मतलब आपके सिलेबस में जो भी संख्या आएगी आपके सामने, वो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। अगर मोटे मोटे तौर पे क्लासिफाई करो, आपके सिलेबस में आपके सामने जो भी संख्या आई, या तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी या तो वो अपरिमेय होगी। आगे और क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो परिमेय संख्या तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृत संख्या, लिख लीजिए, कल पूरा डिटेल में लिखवाऊंगा एक एक संख्या को, उन पे प्रश्न भी कराऊंगा। तो परिमेय संख्या आगे फर्दर क्लासिफाई होगी
तीन प्रकार से, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। आगे क्लासिफाई करेंगे तो प्राकृत संख्या दो प्रकार की होती है। प्राकृत संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या, और दूसरी होती है विषम प्राकृत संख्या। जिसको सम और विषम आप बोलते हैं वही है समप्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या। इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर। समप्राकृत और विषम प्राकृत हो गया। पूर्णांक संख्या को फर्दर क्लासिफाई करोगे तो पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती है। एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरी होती है शून्य पूर्णांक और तीसरी होती है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। ये क्लासिफिकेशन संख्या का आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये पूरा क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक, रियल एंड इमेजिनरी। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। मतलब रियल नंबर दो टाइप का, रैशनल और इरैशनल। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, नेचुरल, होल एंड इंटीजर। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, सम और विषम। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। ये पूरा क्लासिफिकेशन है संख्या का। इसके अलावा दो संख्याएं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, और दूसरी है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको, भी देखेंगे आगे चल के। ये भी परिमेय के अंतर्गत ही आ जाता है। अभाज्य और भाज्य, प्राइम एंड कंपोजिट। होने को और भी संख्याएं हैं, सह अभाज्य भी संख्या होती है, को प्राइम नंबर बोलते हैं। भिन्न संख्याएं पढ़ेंगे आगे चल के, अलग अलग प्रकार की भिन्न संख्याएं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। लेकिन मेनली आपको शुरुआत में ये कवर करना है। इस पे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को भी देखेंगे। सीटेट में तो बहुत सारे प्रश्न बने हैं संख्याओं को लेकर के, सीटेट के प्रश्नों को भी साथ साथ में डील कराऊंगा। कैसे पढ़ेंगे देखो, एक एक संख्या को लिखेंगे, डिटेल में पूरा समझेंगे, और उस पे जो भी प्रश्न पूछा गया है व्यापम के एग्जाम में या टेट के एग्जाम में, सारे प्रश्नों को साथ साथ में डील करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही छोड़ रहा हूं, कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, एक सीक्वेंस में चलेंगे अपन। संख्याओं को पढ़ने के बाद बेसिक कैलकुलेशन पे आएंगे। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब वी बॉडमास रूल पढ़ेंगे। ऐसा पूरा सीक्वेंस में आपका क्लास चलेगा, सारे विषय कंप्लीट होंगे। अभी जो तीन विषय आप लोगों के लग रहे हैं बता दे रहा हूं मैं कौन कौन से लगेंगे। एक तो आपका गणित लगेगा, एक आपका विज्ञान लगेगा और एक आपका इतिहास लगेगा। ये तीन विषय आप लोगों के अभी लगेंगे। नेक्स्ट वीक से एक और विषय ऐड होगा आप लोग का, सीडीपी। अभी ये तीन विषय आप लोगों के लगेंगे, ये तीन विषय, गणित, विज्ञान और इतिहास। नेक्स्ट वीक से सीडीपी ऐड होगा। हिंदी के सर भी आएंगे, जो सुधीर वर्मा सर हिंदी लेते हैं। तो क्लासेस पूरी होंगी, जितना सिलेबस है वो पूरा सिलेबस होगा। वही फैकल्टीज पढ़ाएंगे जो आप अगर हमारा चैनल देखे होंगे यूट्यूब का, उसमें जो फैकल्टीज आपको दिखाई देते हैं वही फैकल्टीज क्लास लेंगे। तो सीडीपी का प्रदीप सर ही लेंगे, जो मैराथन भी लिए थे, बीच में आके एक लंबी क्लास लिए थे, जो दिखते हैं, जो हमारे यहाँ सीडीपी लेते हैं हमेशा, प्रदीप राव सर वही लेंगे। हिंदी का सुधीर वर्मा सर ही लेंगे क्लास। सारे विषय के फैकल्टीज ऐसा रोटेट होकर पूरा सिलेबस को खत्म करेंगे आपका। ये आज का लेक्चर में केवल मैंने सिलेबस पे बातचीत की है, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है आने वाले समय में, अभी क्या स्ट्रक्चर है, ये सब बताया है। धीरे धीरे करके स्पीड लाएंगे, देखना समझने में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी आपको। पूरे गणित में आगे भी पढ़ेंगे, चाहे ज्योमेट्री का सेक्शन हो चाहे डीआई का सेक्शन हो, समझने में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। और नोट्स से बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुछ प्रश्न है किसी का आगे के बैच को लेके, मतलब इस पूरे बैच को लेकर के?
किसका? इंग्लिश का डेमो। देखिए, अगर आपको दिक्कत हुई किसी भी विषय में तो जैसा आप बोलेंगे वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे इंग्लिश को लेकर के यहाँ भी एक मैडम है, वो क्लास लेती है, रायपुर में दिव्या मैडम भी क्लास लेती हैं। अगर प्रॉब्लम कुछ हुआ, अभी दिव्या मैम का थोड़ा सा कुछ फैमिली इशू चल रहा है, मतलब वो फ्यूचर प्लानिंग कुछ चल रहा है, उनका मैरिड है वो, तो अभी आ नहीं पा रही है। अगर प्रॉब्लम हुआ तो उनके वीडियोस भी आपको दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी फैकल्टीज के साथ में कि हमको जम नहीं पा रहा है, तो जैसा बोलेंगे हम वैसा लगा देंगे। उनको बोल देंगे शनिवार रविवार को आके क्लास ले लेंगे आपकी। रेगुलर थोड़ा सा मुश्किल रहता है उनके साथ, 15 दिन लगातार क्लास लेना उनके साथ थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अगर जमा तो हम शनिवार रविवार को उनको बुला के क्लास लगा देंगे आपकी, 3-3 घंटे 2-2 घंटे की शनिवार रविवार को बुला के क्लास लगा देंगे, तो वही बात हो जाएगी। एक वीक में 6 क्लास होती है आपकी, तो शनिवार रविवार को क्लास लेंगी 2 घंटे 3 घंटे की, तो आपका ऑलरेडी सिलेबस चलते रहेगा फिर। तो प्रॉब्लम कहीं पे नहीं होगी। अगर किसी फैकल्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो जैसा सही रहेगा आप लोगों के लिए वैसा ही होगा। हम चाहते हैं कि वीडियोस वगैरह आपको प्रोवाइड ना कराएं, आप ऑफलाइन जुड़े हैं तो ऑफलाइन हमसे पढ़ें आप पूरा। और पूरी कोशिश हमारी रहती है, फिर भी अगर एक आध फैकल्टी का कुछ समस्या हो जाता है कि नहीं चाह पाया रायपुर से वो पढ़ाने, बाकी मेन फैकल्टी सारे आते हैं यहाँ पे। सुधीर वर्मा सर क्लास लेते हैं वहां भी, लैंग्वेज हिंदी की यहाँ भी लेते हैं। प्रदीप राव सर वहां भी लेते हैं, सीडीपी यहाँ भी लेते हैं। मैं मैथ्स का पूरा वहां भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ। इससे पहले भी बैचेस स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे शिक्षक भर्ती के बिलासपुर में, उनमें भी सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पूरा हुआ है। सिलेबस को हम हमेशा पूरा ही किए हैं, कोई भी बैच हो, चाहे वहां के बैच हो यहाँ के बैच हो, सिलेबस कभी अधूरा नहीं छूटा हमारे यहाँ। अच्छी तरीके से पूरा होगा, बेसिक से पूरा कराएंगे। तो अभी ये 3 क्लासेस चलेंगी, नेक्स्ट वीक से आपका सीडीपी भी ऐड होगा इसमें, सीडीपी भी। और कुछ प्रश्न है किसी का? इंग्लिश को लेकर के परेशान मत होइए, इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी, मैडम की ही मिल जाएगी, आगे चल के लगा देंगे। रेगुलर नहीं लग पाएगी वो, तो सैटरडे संडे लगा देंगे, वीडियोस तो रहेंगी आपके पास में। हाँ, ऑफलाइन ही बोल रहा हूँ, यहीं आके ले लेंगी क्लास को। नहीं, सारे विषय, इतिहास है, संविधान है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है। हाँ, सब हो जाएगा, सारे विषय होंगे, सारे विषय एसएसटी के अंतर्गत सारे विषय होंगे। इतिहास है आपका, भूगोल है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, साहित्य, कला, संस्कृति, सब कुछ होगा। सिलेबस में जितना लिखा है वो पूरा होगा कवर आप लोगों का। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है क्या? इससे पहले कुछ तैयारी किए हैं कि पहली बार तैयारी कर रहे हैं? पहली बार है क्या? यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे हैं चैनल के हम लोग के? देखी क्या आए हैं कि देखने आए हैं? मैराथन को अटेंड किए थे? एक आध मैराथन ओपन था जो, ऑफलाइन नहीं किए थे मैराथन क्लास अटेंड? अभी ओपन था जो मैराथन, ज्योमेट्री का मैराथन भी हुआ था, अभी हिंदी का भी हुआ था, इससे पहले सीडीपी का भी हुआ था। कोई अटेंड किए थे क्या? हिंदी का किए थे? दिव्या मैडम का उस समय ऑनलाइन चला था वो, ठीक है ना? वो आ जाएंगे सैटरडे संडे का, जैसा भी रहेगा कोशिश करेंगे कि वो आ जाए। रेगुलर नहीं ले पाएंगे, अभी से बोल रहा हूँ मैं, तो ठीक है, हो जाएगा वो। नहीं, ऑफलाइन रहेगा ना क्लास, ऑफलाइन आप जुड़ रहे हैं तो ऑफलाइन ही क्लास रहेगा वो। मैथ्स तो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पूरा, एसएसटी होगा ही आपका। इंग्लिश का मैं बोल रहा रेगुलर नहीं ले पाएंगी मैडम। रेगुलर मतलब जैसे हम लोग यहाँ 15 दिन 20 दिन रुक के लेते हैं क्लास, वैसा नहीं ले पाएंगी। मैरिड है वो और फैमिली वगैरह इशू आता है उनका, तो वो सैटरडे संडे मैं उनसे बोल दूंगा आके ले लेंगी क्लास को। और सैटरडे संडे भी 2-2 घंटे लेंगे तो सप्ताह में 4 घंटे की क्लास बहुत होती है। तो ऐसा कुछ प्लान कर लेंगे। रिकॉर्डेड आपको ना दें, अभी तक किसी भी बैच को हमने रिकॉर्डेड नहीं दिया है। जो बच्चे ऑफलाइन आए हैं वो ऑफलाइन अटेंड किए हैं, ऑफलाइन क्लास का रिकॉर्डेड मिल जाएगा। जैसे आज ये क्लास आप अटेंड किए, इस क्लास का रिकॉर्डेड आपको मिलेगा ही, तो हर क्लास का रिकॉर्डेड आपको मिलेगा ही। तो ऑफलाइन बैच में जो बच्चे जुड़ते हैं उनको ऑफलाइन क्लास के साथ साथ उसी क्लास का रिकॉर्डेड मिलता है। तो करिए, दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं रहूंगा ही, यहाँ रहता ही हूं मैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। जो भी दिक्कत अगर आती है, जो कि आएगी नहीं, अभी तक किसी बैच में आई नहीं है, थोड़ी मोड़ी दिक्कतें ऊपर नीचे चलते रहता है, समाधान पूरा होगा। मैं बैठे रहता हूँ यहाँ पे, तो आपको कुछ भी अगर लगता है तो बात कर सकते हैं। बाकी मैथ्स पूरा मैं ही लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि डेमो में हम आ रहे हैं बाद में कोई और आ जाएगा, ऐसा इस संस्थान में नहीं हुआ है आज तक। डेमो में कुछ और चल रहा है, बाद में कुछ और आ जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये 3 विषय भी चलेंगे। मंडे से आपका एक सीडीपी का भी ऐड हो जाएगा। और कुछ डाउट है किसी को? प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा बस हर लेक्चर का। चलिए कल देखते हैं इसका।